आज हम इस क्लास में विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है। हम यहां जानेंगे कि जो विज्ञान है वो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। अमूमन बच्चों से पूछा जाता है कि विज्ञान की शाखाओं के नाम बताइए, तो बच्चे शुरू से ही बोलते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं 3 हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन नहीं, आप ये नहीं बताएंगे, वो और होंगे जो ये कहते हैं। मैं आपको आज बताता हूं कि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, विज्ञान की 3 शाखाएं प्रमुखतः जो है वो कौन कौन सी होंगी। जो पहली शाखा है वह है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। जो दूसरी शाखा है वह है अमूर्त विज्ञान। क्या है? अमूर्त विज्ञान। जो तीसरी शाखा है वह है प्राकृतिक विज्ञान। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। आप ध्यान देंगे तो विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं, सामाजिक विज्ञान, अमूर्त विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ध्यान देंगे आप सब, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं जो समाज से रिलेटेड है, भौगोलिक दृष्टि से समाज, भूगोल से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, नागरिक शास्त्र जो नागरिकों से, किसी क्षेत्र भूभाग में रहने वाले नागरिकों से रिलेटेड है। ऐसे विज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत हम गणित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। अर्थात अब आप कह सकते हैं कि गणित अमूर्त विज्ञान है। ठीक है। और जो प्राकृतिक विज्ञान है, इसमें जिन चीजों को हम पढ़ते हैं हम आपको बता देते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग 2 तरह के विज्ञान की बात करेंगे। कितने तरह के विज्ञान की बात करेंगे? 2 तरह के विज्ञान की बात। एक हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, एक हम पढ़ेंगे सजीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? सजीव विज्ञान। और एक हम पढ़ेंगे निर्जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? निर्जीव विज्ञान। अब सजीव विज्ञान क्या है? तो सजीव विज्ञान का मतलब हो गया कि आपने इसमें पढ़ना है जीव विज्ञान। क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। यानी आप सजीवों के बारे में इस विज्ञान में पढ़ेंगे, और सजीवों के बारे में पढ़ना है तो इसको जीव विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं निर्जीव विज्ञान की। तो निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं के संगठन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जुड़ी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जुड़ी हुई ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम निर्जीव विज्ञान के पढ़ते हैं। अर्थात निर्जीव वस्तुओं से संबंधित जो जानकारियां प्राप्त करनी होती है तो हम निर्जीव विज्ञान पढ़ते हैं, और सजीव वस्तुओं से संबंधित जो जानकारियां प्राप्त करनी होती हैं उन्हें हम सजीव विज्ञान में पढ़ते हैं, और सजीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान आता है। अब बात आती है कि निर्जीव विज्ञान में कौन कौन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि निर्जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो निर्जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है। और हम पढ़ते हैं क्या? रसायन विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसके बाद से आगे आप जब बढ़ेंगे तो आप यहां अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप भूगर्भ विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, और भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, बहुत भूगर्भ विज्ञान वगैरह। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब किसी ने पूछा कि विज्ञान की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, तो शुरू में ही बच्चे बताते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये बताते हैं जीव विज्ञान। नहीं, विज्ञान की मुख्यतः शाखाएं जो 3 है, सामाजिक विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान।
और ये जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या जीव विज्ञान, ये जो है ये सब के सब प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं में से। तो प्राकृतिक विज्ञान को दो तरह से बांटा गया, एक लिविंग थिंग्स के आधार पर, एक नॉन लिविंग थिंग्स के आधार पर। तो लिविंग थिंग्स के आधार पर जो बांटा गया विज्ञान वो है सजीव विज्ञान, ठीक है। और ये जो है निर्जीव विज्ञान, ठीक है, लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस। और इस सजीव विज्ञान में जो हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, अब सजीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जंतु और एक हो जाएंगे कौन, वनस्पति, इनके बारे में। और सजीव कौन है, सजीव वो है जो अपना पोषण कर सकता है, जो खुद का न्यूट्रिशन कर सकता है, वो सजीव है। तो जंतुओं और वनस्पतियों से रिलेटेड जो भी जानकारियां हमको प्राप्त करनी होती है उसके लिए हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में जंतु और वनस्पति के आधार पर, चूंकि सजीव दो प्रकार से बांट दिए गए, उनके आधार पर हम लोग जो है जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट देते हैं। और वो दो भाग कौन होते हैं, तो एक होता है आपका जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं उसको, और एक होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, ये ध्यान में रखें, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। और निर्जीव विज्ञान जो है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में, जैसे कार, ट्रक वगैरह गति कर रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, कोई गेंद जो है 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। चूंकि ये सारी चीजें निर्जीव है तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो हम उसके पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, या तो भौतिक विज्ञान। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वो कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई कोई भी पदार्थ तो आप जानते हैं ना, मूल कणों से बना है, मौलिक कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से बना है। तो उसकी संरचना क्या है, तो पदार्थों का संगठन, गुण, ये सब पढ़ना है। या किसी निर्जीव वस्तु के कोई भौतिक क्रिया के बारे में पढ़ना है, तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को जो है पढ़ना पड़ता है निर्जीव विज्ञान। और निर्जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, ये सब शाखाएं आती हैं। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होता है। अब आप कहेंगे कि विज्ञान की 3 शाखाओं में पहला सामाजिक विज्ञान, दूसरा अमूर्त विज्ञान, तीसरा प्राकृतिक विज्ञान होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आप इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, ठीक है ना, नागरिक शास्त्र आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ें, यानी समाज से जुड़े हुए जो भी शास्त्र है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अमूर्त विज्ञान में आप गणित पढ़ेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक विज्ञान में आप 2 तरह का सजीव, निर्जीव पढ़ेंगे, और सजीव में जीव विज्ञान पढ़ेंगे, निर्जीव में आप भौतिक, रसायन, ये अंतरिक्ष, भूगर्भ, ये सब पढ़ेंगे। खगोल शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, जो भी है, अंतरिक्ष है, जो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और अब आप गलती से भी ये नहीं कहेंगे कि विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं जो होती हैं भौतिक और रसायन और जीव होती हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद से जब आप क्लास 9th पढ़ने जाएंगे, का साइंस पढ़ने जाएंगे, तो क्लास 9th में आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, अर्थात भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में आप पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे, गति। अंग्रेजी में गति को मोशन कहा जाता है, MOTION, मोशन। ये गति क्या है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। गति यदि आपको समझना है तो आपको विराम समझना होगा। विराम, जिसको हम लोग रेस्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए, भौतिक विज्ञान यह मानता है कि वस्तुएं 2 अवस्थाओं में रह सकती हैं, या तो स्थिर या तो अस्थिर। स्थिर का मतलब हुआ कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यह वीडियो जो है जिस मोबाइल फोन से बनाया जा रहा है वह इस समय स्टैंड के साथ कसा हुआ है, और स्टैंड एक प्रॉपर प्लेस पर खड़ा है।
जितनी देर से यह वीडियो बनाया जा रहा है उतनी देर से स्टैंड के स्थिति में यानी लोकेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि समय तो बीत रहा है परंतु उस स्टैंड के और उस मोबाइल के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यह कहा जाएगा कि यह जो स्टैंड है या जो मोबाइल है वह स्थिर है, वह विराम की अवस्था में। वही सड़क पे दौड़ती हुई कार है तो आप देखेंगे कि समय के साथ उस कार की स्थिति में, लोकेशन में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो स्थिर तो होगी नहीं, वो क्या होगी? अस्थिर, यानी कि वो स्थिति में उसके क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह गति करेगी, और जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन समय के साथ न हो तो वह क्या होगा? विराम की अवस्था में। तो फिजिक्स कहता है कि वस्तुएं जो है दो ही अवस्थाओं में हो सकती हैं, ठीक है। एक होता है आपका विराम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट, और दूसरा होता है आपका गति, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मोशन, ठीक है। अब अगर जो आपको विराम को समझना है तो मैंने अभी कहा कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन न हो तो यह कहा जा सकता है कि वह वस्तु विराम की अवस्था में। जैसे ये जिस बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह बोर्ड दीवार के साथ स्थिर है, इसके स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये काफी दिनों से इस दीवार के साथ इसी स्थान पर लगी हुई है, तो हम ये कहेंगे ना कि समय के साथ इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। अभी मैंने मोबाइल और स्टैंड की बात की, वहां मोबाइल और स्टैंड की स्थिति में जब से मैं पढ़ा रहा हूं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो यह कहेंगे कि मोबाइल और स्टैंड क्या है? वो स्थिर है, यानी विराम की अवस्था में है, इन रेस्ट। दीवार पे टंगी हुई घड़ी के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यह हम कहेंगे कि दीवार पे टंगी हुई घड़ी विराम की अवस्था में। लेकिन उसी घड़ी की जो सुई है, चाहे वो मिनट वाली हो या फिर घंटे वाली हो या फिर सेकंड वाली हो, समय के साथ उसके स्थिति में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो यह कहा जाएगा कि वो गति की अवस्था में, ठीक है। अगर जो एक मेज है और मेज पर आपने किताबें रखी हैं तो क्या मेज पर रखी किताबों की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो यह कहा जा सकता है कि वो किताब जो मेज पर रखी है वह किस अवस्था में है? विराम की अवस्था। तो हर वो वस्तु विराम की अवस्था में होती है जिसके स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन न हो। अब आप अपनी तरफ से 10-5 एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा कि विराम की अवस्था की वस्तुओं का जो भी एग्जाम्पल आपको मिले वो क्या है, आप खुद लिखिएगा। अब हम आते हैं दूसरी स्थिति जो होती है वो क्या है? गति। देखिए, वैसे कहें विराम मतलब स्थिर, समय के साथ जिसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, और गति का मतलब है कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह वस्तु गति कर रही है अथवा गति की अवस्था में है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार की स्थिति समय के सापेक्ष लगातार बदलती रहती है, तो कार किस अवस्था में होगी? गति की अवस्था। सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी की स्थिति पूरे वर्ष बदलती रहती है, तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रही है वह गतिमान है, गति की अवस्था में है। दीवार पे टंगी हुई घड़ी के सुई, किसी भी सुई की स्थिति देखेंगे तो वो समय के साथ लगातार बदलती रहती है, तो हम ये कहेंगे कि घड़ी की सुइयों की जो स्थिति है वह गति का उदाहरण है। इस प्रकार से आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं
की गति को समझ सकते हैं और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब अगर जो हमें परिभाषित करना हो कि विराम की अवस्था को कैसे परिभाषित करें, तो मैंने आपको समझाया है। अगर जो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो ये कहेंगे कि वह वस्तु विराम की अवस्था में। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर जो गति को परिभाषित करना है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ या समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। आप इसको नोट कर सकते हैं। गति के उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि सड़क पर चलती हुई कार, सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी, घूमती हुई घड़ी की सुइयां, और भी आप अपने तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको विराम और गति समझ में आ गया। ठीक है, आपको विराम और गति समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर जो गति हो रही है, क्या हो रही है? गति। यदि कोई बॉडी मोशन में है, गति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैंने बताया अभी आपको कि किसी भी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं, या उस वस्तु की स्थिति को, अवस्था को गति की अवस्था कहते हैं। अब यदि गति होगी तो गति से संबंधित कुछ चीजें भी हैं, गति से संबंधित कुछ चीजें भी हैं जिनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर जो कोई वस्तु गति कर रही है तो इसका मतलब है कि वह दूरी तय करेगी, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जो वो जाएगी तो जाने के लिए जिस रास्ते से, जिस पथ से होकर जाएगी वो, उसकी कुछ लंबाई होगी। तो गति के दौरान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस पथ, जिस रास्ते, जिस मार्ग से जाती है, उस मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो गति से संबंधित कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जिसमें पहला क्या है आपका? दूरी है। क्या है? दूरी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी क्या है? सपोज करो कि एक पार्टिकल है, एक कण है, वह पॉइंट ए से, स्थान ए से इस रास्ते से स्थान बी तक गया, पार्टिकल जो है। तो ये जो पार्टिकल, ये जो कण है पी, वो ए से कहां गया? बी तक गया। तो इसी रास्ते से गया, इसी पथ पे गया, इसी पथ से गया ना। अब इस पथ की लंबाई को, जिस पर इस पार्टिकल ने, इस कण ने गति किया है, इस लंबाई को ही हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इस कण द्वारा तय की गई दूरी कहेंगे। अब कोई आपसे पूछे कि दूरी की क्या परिभाषा है, तो आप उसे क्या बताएंगे? उसे आप ये बताएंगे कि किसी गतिमान वस्तु या किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु या पिंड के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी हमेशा, अगर जो गति हो रही है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। अगर जो दूरी शून्य है तो इसका अर्थ है कि तब उस वस्तु या पिंड ने कोई गति नहीं किया। दूरी सदैव धनात्मक होगी। और यदि आप बात करें कि क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है, तो कभी नहीं होगी, नेवर। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और दूरी का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, देखिए सबसे पहली बात कि दूरी कौन सी राशि है? अदिश। ठीक है, दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक। ठीक है, या कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर जो कोई कहता है कि दूरी शून्य है तो आप उससे कहिए फिर पिंड ने कोई गति नहीं किया है। और इसके बाद
क्या है, दूरी अदिश हो गई, दूरी सदैव धनात्मक होगी, और दूरी का जो एसआई मात्रक है, ठीक है ना, वह होता है क्या, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो आपको दूरी समझ में आ गई होगी। गति के दौरान या किसी गतिमान पिंड या वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी कभी दूरी धनात्मक हो सकती है, वह कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी क्या होती है, अदिश होती है। क्या होती है, अदिश राशि। अदिश होने का मतलब यह है कि इसको बिना दिशा के ही व्यक्त किया जा सकता है, केवल परिमाण होना चाहिए। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। बाकी दूरी के अन्य भी बहुत छोटे और बहुत बड़े मात्रक हो सकते हैं और होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान देना है, एक एक चीजों को पढ़ना है। आगे की कक्षा में बाकी चीजें बताई जाएंगी।